ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के संजीव राठी। राज्यसभा ने तटीय क्षेत्र में नौवहन सेवाओं के विस्तार के लिए एक समग्र कानूनी व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को आज विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद की मोहर लग गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवाड़ी ने विधेयक के पारित होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। पूर्वाह्न शून्यकाल में भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष के सदस्यों ने आज भी नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 25 नोटिस दिए, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इन्हें नियमों के विरुद्ध बताते हुए अस्वीकार कर दिया। सुबह के स्थगन के बाद जब 2 बजे सदन पुनः समवेत हुआ तो विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवाड़ी ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ये विधेयक चर्चा के लिए पेश करने को कहा। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने इस पर शोर शराबा तेज कर दिया। पीठासीन उपसभापति ने हंगामे के बीच ही विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा कराई। इसके बाद श्री सोनोवाल ने अपने संक्षिप्त जवाब में विधेयक को एक महत्वपूर्ण सुधारवादी कदम बताया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि इस विधेयक में तटीय पोत परिवहन के लिए एक डाटाबेस बनाने का प्रस्ताव है, जिससे भारतीय समुद्री सीमा क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, निवेशकों को सूचना आधारित निर्णय लेने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत समुद्री पोतों को तटीय क्षेत्र में चलाने का लाइसेंस देने और विदेशी पोतों के पंजीकरण के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं। पोत परिवहन मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से तटीय क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में भारतीय तटीय जल क्षेत्र में व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करने की नई व्यवस्थाओं का प्रावधान है। इस विधेयक के अनुसार तटीय जल क्षेत्र का तात्पर्य भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों से है। प्रादेशिक जल क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ माना जाएगा, जबकि निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र 200 समुद्री मील तक होगा। इस कानून के लागू होने पर मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का भाग 14 निरस्त हो जाएगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने विधेयक पर संशोधन के प्रस्ताव दे रखे थे, लेकिन उपसभापति द्वारा संशोधन पेश करने के लिए पुकारे जाने पर उन्होंने संशोधन पेश नहीं किया और कहा कि पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए। इससे पहले विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सिंह ने पिछले 10 साल में पोत परिवहन और बंदरगाह क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए सरकार की सराहना की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव ने कहा कि समुद्र के रास्ते मालवहन किफायती है। अन्ना द्रमुक के एम तंबीदुरई ने विधेयक का समर्थन करते हुए श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को प्रायः गिरफ्तार किए जाने और प्रताड़ित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मछुआरों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस समस्या की जड़ है कच्चा तीवु द्वीप को 1970 के दशक में उस समय की केंद्र की कांग्रेस और तमिलनाडु की द्रमुक सरकारों के दौर में असंवैधानिक तरीके से श्रीलंका को सौंपा जाना। श्री दुरई ने द्रमुक सदस्यों के जबरदस्त विरोध के बीच कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, इस गलती को सुधारा जाना चाहिए। भाजपा की डॉक्टर कल्पना सैनी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य तटीय व्यापार को आसान बनाना है। शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि समुद्र के रास्ते मालवहन बेहद सस्ता और प्रदूषण मुक्त है। इस तरह पैसे की बचत के साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि समुद्र के रास्ते 13 करोड़ 13 लाख टन का माल वहन किया जा रहा है। भाजपा के रामभाई हरजीभाई मोकारिया ने भी विधेयक का समर्थन किया। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि देश की तटीय सीमा 7,000 किलोमीटर लंबी है और हमारा ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है। उन्होंने कहा कि यह कानून नौवहन के क्षेत्र में बेहद कारगर साबित होगा। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका, लेकिन सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिखित जवाब सदन के पटल पर रखे गए। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित जवाब में
बताया कि देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में 2329 सिविल और आपराधिक मामले 50 वर्ष से लंबित हैं, 22,829 मामले 40 से 50 वर्ष और 63,239 मामले 30 से 40 वर्ष से लंबित हैं। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1,122 स्वीकृत पदों में से 788 पदों पर न्यायाधीश कार्यरत हैं। न्यायाधीशों के 334 रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए 126 प्रस्ताव सरकार और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा 208 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी कॉलेजियम से प्राप्त होना बाकी हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अंतर्गत की जाती है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए निर्धारित 3 स्थानों उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा से व्यापार कोविड महामारी के बाद से बाधित है। सरकार इन सभी व्यापार मार्गों के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने में सहायता के लिए चीनी पक्ष के साथ बातचीत कर रही है। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3% है। वर्ष 2024-25 में देश में लगभग 1,830 अरब यूनिट बिजली उत्पादन के मुकाबले परमाणु ऊर्जा का योगदान करीब 56.7 अरब यूनिट रहा। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक लिखित उत्तर में बताया कि इस वर्ष अप्रैल तक भारत में चिकित्सा के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 1,31,856 है, जो इस अवधि के दौरान देश में आने वाले कुल पर्यटकों का लगभग 4.1% है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशी नागरिकों के चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने की सुविधा के अंतर्गत 171 देशों के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा और ई मेडिकल अटेंडेंट वीजा सुविधा का विस्तार किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक लिखित उत्तर में बताया कि इस वर्ष मार्च तक राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस से जुड़े स्वयंसेवकों की कुल संख्या 38,74,124 है। उन्होंने कहा कि ये एक स्वैच्छिक सेवा योजना है। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर मुद्दे और कुछ अन्य विषयों पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। प्रश्नकाल सिर्फ 12 मिनट चल सका तो शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में मणिपुर माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पारित किया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पहले सुबह 11:12 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 12:10 पर दोपहर 2 बजे तक तथा दोपहर 2:25 पर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मानसून सत्र की शुरुआत से ही एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रहे हैं, जिससे सदन में गतिरोध बना हुआ है। सदन की कार्रवाई आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और आसन के निकट पहुंचकर एसआईआर वापस लो के नारे लगाने लगे। सदन में हंगामे के बीच ही आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्रवाई चलने देने की अपील की। ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत सदस्य आज प्रश्न पूछना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरा प्रयास होता है कि सदन चले और चर्चा हो। आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, देश आपको देख रहा है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्रवाई 11:12 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्रवाई 12 बजे पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मणिपुर माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। उन्होंने मणिपुर माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2025 को तत्काल लागू करने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया। पीठासीन सभापति संध्या राय ने आसन के समीप पहुंचकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सांसदों से अपने स्थान पर कार्रवाई चलने देने की अपील की। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं, नए सांसद आपसे सीखना चाहते हैं, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब 12:10 पर कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी।
कार्यवाही दोपहर 2 बजे आरंभ होने पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले विपक्षी दल मणिपुर के हित में जो पैसा जा रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सीतारामन ने कहा कि विपक्ष हमेशा मणिपुर के बारे में बातें करता है, लेकिन वे मणिपुर को धनराशि नहीं जाने दे रहे और राज्य के बजट के खिलाफ बोल रहे हैं। जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित निर्णयों को लागू करने के लिए पारित किया गया मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 इस संबंध में लागू किए गए मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए सीतारामन ने कहा कि संशोधन एक संवैधानिक आवश्यकता है जिस पर अभी विचार किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ये अभी पारित नहीं होता है तो राज्य को उन संशोधनों को लागू करने में कठिनाई होगी जिन्हें परिषद द्वारा लंबे समय से अनुमोदित किया गया है। उनका राजस्व प्रभावित होगा क्योंकि उनके पास कुछ वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। अन्य संशोधनों के अलावा यह विधेयक मणिपुर जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9 में बदलाव का प्रस्ताव करता है, जिससे राज्य को मानव उपभोग के लिए शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल या संशोधित स्पिरिट पर राज्य कर लगाने की अनुमति मिल जाएगी। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच सदन में मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ये विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है। सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा नहीं थमने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हुआ। हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्यवाही दोपहर करीब 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन में हंगामे के बीच कुछ देर चले प्रश्नकाल के दौरान जनता दल यूनाइटेड की सांसद लवली आनंद के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत 2,216 करोड़ रुपए की लागत के 196 परियोजनाएं शुरू की गईं। इनके तहत 8,000 शहरों और नगरों का चयन किया गया था। उन्होंने बताया कि इनमें कुल 7,500 शहरों नगरों में ये परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, यानी 95% काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने कहा कि 100 स्मार्ट शहरों में शहरी सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, वित्त पोषण, क्रियान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की भूमिका तकनीकी सहायता प्रदान करना है और कुछ मामलों में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मौजूदा योजनाओं के तहत आंशिक वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है, जिसमें बड़ी सिंचाई योजनाओं और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के लिए आंशिक वित्तीय सहायता भी शामिल है। उन्होंने नदियों में प्रदूषण की स्थिति से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने पिछले वर्षों में आवधिक आधार पर नदी जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 2009 से देश में प्रदूषित नदी खंडों पीआरएस की पहचान करने का कार्य शुरू किया है। मंत्री ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नवंबर 2022 में प्रकाशित पीआरएस रिपोर्ट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के संदर्भ में निगरानी परिणामों के आधार पर की गई है, जो जैविक प्रदूषण का एक संकेतक है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।